हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर कैप्सूल में। चैप्टर कैप्सूल जहां पर हम एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं। और आज के इस कैप्सूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर जो है पावर शेयरिंग। हम पावर शेयरिंग के सारे ही टॉपिक्स और सभी कार्टून्स को वन बाय वन प्रॉपर्ली समझेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और समझ लेते हैं चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ओवरव्यू के साथ जो यहाँ पर दिया गया है, और इस ओवरव्यू को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दी गई है पावर शेयरिंग की डेफिनेशन। तो चलिए समझ लेते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। आप सभी ने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि एक डेमोक्रेसी में कभी भी सारी की सारी पावर किसी भी गवर्नमेंट के एक ऑर्गन के हाथों में नहीं होती है। गवर्नमेंट का कोई भी एक ऑर्गन ऐसा नहीं होता है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो या फिर जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो। सभी ऑर्गन्स के बीच में पावर्स को इक्वली डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर आप सब सोचेंगे कि मैम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो चलिए एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं। गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला जुडिशियरी। जुडिशियरी एक ऐसा ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जो कि इस बात को इंश्योर करता है कि सोसाइटी में सभी लोगों तक जस्टिस पहुंचे, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही हमारा देश चले। उसके बाद आता है लेजिस्लेचर जो कि एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है हमारी गवर्नमेंट की। लेजिस्लेचर का काम होता है देश के लिए कानून बनाना, लॉज बनाना, पॉलिसीज लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हमारी लेजिस्लेचर है हमारी पार्लियामेंट जिसमें 2 हाउसेज आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेजिस्लेचर के बाद आता है तीसरा ऑर्गन जो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूट करना, मतलब कि पॉलिसीज को, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना देश में और लोगों तक पॉलिसीज के फायदे को पहुंचाना। और ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर फॉर्म करते हैं एक स्टेट को, यानी कि एक गवर्नमेंट को। तो जब इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में पावर को प्रॉपर्ली शेयर किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जब हम एक इंटेलिजेंट शेयरिंग करते हैं पावर की अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इंटेलिजेंट शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हम समझदारी के साथ प्रॉपर्ली फंक्शंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और पावर्स को शेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। इस पावर को कई सारे और ग्रुप्स के साथ भी शेयर किया जाता है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो अब आई होप आप सभी को पावर शेयरिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका, जहां पर आप सभी के लिए बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से ये समझाया गया है कि कैसे पावर को शेयर किया जाता है और क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। यहाँ पर शुरुआत होती है बेल्जियम के केस स्टडी के साथ। तो चलिए सबसे पहले बेल्जियम के केस स्टडी को समझ लेते हैं। यहाँ से लेकर इस पोर्शन तक दिया गया है कि बेल्जियम की क्या लोकेशन है, बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है और क्या एथनिक टेंशंस अराइज हुई थी बेल्जियम में। तो एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को समझ लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम के लोकेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप की एक वेस्टर्न कंट्री है। आप सभी जानते होंगे कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। उसी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न हिस्से में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी ही ज्यादा है और बेल्जियम का एरिया भी काफी ज्यादा छोटा है। इनफैक्ट अगर हम बेल्जियम को इंडिया के एक राज्य हरियाणा के साथ कंपेयर करें तो आपको ये पता चलेगा कि बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा से आधी है और साथ ही साथ साइज में भी बेल्जियम
हरियाणा से भी छोटा है। और ये बात इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हरियाणा तो एक देश का सिर्फ राज्य है, लेकिन बेल्जियम तो एक देश है। लेकिन फिर भी बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा से भी आधी है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि बेल्जियम कहाँ पर लोकेटेड है और बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है। अब बात करते हैं बेल्जियम के नेबरिंग कंट्रीज की। बेल्जियम 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है, मतलब अपनी सीमाओं को शेयर करता है। अब ये कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज हैं? सबसे पहले है फ्रांस, जिसके साथ बेल्जियम अपने साउथ वेस्टर्न बॉर्डर को यहाँ पर शेयर करता है। उसके बाद आता है नेदरलैंड्स, जिसके साथ बेल्जियम अपना नॉर्दर्न बॉर्डर यानी कि ये बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद आता है जर्मनी, जिसके साथ बेल्जियम अपना ईस्टर्न बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है। और फिर आखिरी में आता है लक्ज़मबर्ग, जिसके साथ बेल्जियम अपना साउथ ईस्टर्न बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है। तो इन चारों ही कंट्रीज के साथ बेल्जियम अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है, जिसका काफी ज्यादा असर बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन पर भी पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन को समझ लेते हैं। बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन काफी ज्यादा जटिल है, मतलब कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब ऐसा क्यों है, ये समझने से पहले सबसे पहले आप सभी का एथनिक शब्द का मतलब समझना जरूरी है। आपके चैप्टर में ग्लॉसरी में एथनिक का मीनिंग दिया गया है, तो चलिए इसी की मदद से समझ लेते हैं एथनिक का मतलब क्या होता है। एथनिक वो सोशल डिवीजन होता है सोसाइटी का जो कि शेयर्ड कल्चर पर बेस्ड होता है, मतलब कि ये वो सामाजिक विभाजन होता है समाज का जो कि शेयर्ड संस्कृति पर बेस्ड होता है। तो हमारे समाज में जितने भी सोशल ग्रुप्स कल्चर पर बेस्ड हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स या फिर रिलीजियस ग्रुप्स, ये सभी ग्रुप्स को हम एथनिक ग्रुप्स बोलते हैं। तो एथनिक क्या होता है? एथनिक का मतलब होता है वो सोशल डिवीजन जो कि शेयर्ड कल्चर पर बेस्ड होता है। इस ग्रुप के जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उनका ये मानना होता है कि उन सब के बीच में एक कॉमन डिसेंट है। डिसेंट का मतलब क्या होता है? वंशज। तो इन लोगों को लगता है कि इन सबका एक कॉमन डिसेंट है, क्योंकि या तो इनके फिजिकल टाइप में कोई सिमिलैरिटीज हैं, मतलब इनके दिखने के तरीके में कोई सिमिलैरिटीज है, या फिर इनका कल्चर सेम है। तो इन रीजंस के वजह से ये मानते हैं कि इनका एक कॉमन डिसेंट है और ये सब एक दूसरे के साथ एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक एथनिक ग्रुप के सभी लोग सेम रिलीजन के हो, सेम धर्म के हो, या फिर सेम देश से ही बिलोंग करें, सेम नेशनैलिटी ही रखें। एक सेम एथनिक ग्रुप के लोग अलग अलग रिलीजन के भी हो सकते हैं, अलग अलग नेशनैलिटी के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी कम्युनिटी। अब पंजाबी कम्युनिटी एक एथनिक ग्रुप है जिनमें जो लोग आते हैं उनका सिमिलर कल्चर है, सिमिलर बोली है। अब कुछ पंजाबी पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ पंजाबी इंडिया में रहते हैं, कुछ पंजाबी हिंदू हैं, कुछ पंजाबी मुस्लिम हैं, कुछ पंजाबी सिख हैं। तो यहाँ पर रिलीजन भी अलग है और नेशनैलिटीज भी अलग अलग हैं, लेकिन ये सभी लोग एक ही कॉमन ग्रुप का हिस्सा हैं। तो उसी को कहते हैं एथनिक। अब आई होप आप सभी को एथनिक का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब समझ लेते हैं बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में कई सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं अलग अलग रीजन में। जैसे हमारे देश में डिफरेंट रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वैसे ही बेल्जियम में भी अलग अलग रीजन है जहां पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब ये कौन कौन से रीजन है? सबसे पहला रीजन है ये सदर्न रीजन, जो यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइटेड है। इस रीजन का नाम है वलून रीजन और इस वलून रीजन में रहते हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, जिनकी पॉपुलेशन कितनी है? 40%। उसके बाद आता है दूसरा रीजन बेल्जियम का, जो कि नॉर्थ के तरफ यहाँ पर हाईलाइट किया गया है येलो से। ये रीजन है फ्लेमिश रीजन और इस फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच भाषा बोलने वाले लोग, जिनकी पॉपुलेशन है 59
20%। तो यहाँ पर एक वलून रीजन है साउथ में जहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और एक रीजन है नॉर्थ में फ्लेमिश जहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब इन दोनों के अलावा एक और भी एथनिक ग्रुप यहाँ पर रहता है, और वो है जर्मन स्पीकिंग ग्रुप, जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ 1% है, और ये लोग लोकेटेड है वलून रीजन के ईस्टर्न साइड के तरफ। तो यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं, लेकिन इनका कोई सेपरेट रीजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं, एक जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, दूसरे जो डच भाषा बोलते हैं, और तीसरे जो जर्मन भाषा बोलते हैं। और अभी तक हमने 2 रीजन्स के बारे में पढ़ा, पहला वलून रीजन और दूसरा फ्लेमिश रीजन। अब आता है बेल्जियम का तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन, जिसका नाम है ब्रसेल्स कैपिटल रीजन। ये रीजन है ब्रसेल्स का, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, और यहाँ पर एथनिक कॉम्पोजिशन काफी ज्यादा डिफरेंट है, इसीलिए इस रीजन को एक सेपरेट रीजन के तरह माना जाता है। वरना इस रीजन की लोकेशन क्या है? ये रीजन लोकेटेड है फ्लेमिश रीजन में, लेकिन यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग इस रीजन में मेजॉरिटी में हैं, जिनकी पॉपुलेशन है 80%, और वहीं पे डच भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं 20%। और इसीलिए ब्रसेल्स की एथनिक कॉम्पोजिशन कंट्री की एथनिक कॉम्पोजिशन से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि कंट्री में डच भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं, लेकिन इस रीजन में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं, और इसीलिए इस रीजन के, इस देश के एथनिक कॉम्पोजिशन को कॉम्प्लेक्स बोला गया है, जटिल बोला गया है। तो अब आई होप आप सभी को यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। इस एथनिक कॉम्पोजिशन को आप जरूर याद रखिएगा, इन रीजन्स के नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन को भी समझ लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे इसी एथनिक कॉम्पोजिशन के वजह से बेल्जियम में एथनिक टेंशंस का राइज हुआ, जिसके बारे में आपके चैप्टर में यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं एथनिक टेंशंस इन बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में हमेशा से ही जो फ्रेंच कम्युनिटी थी, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, वो हमेशा से ही काफी ज्यादा रिच और पावरफुल थी। क्यों रिच एंड पावरफुल थी? सबसे पहला रीजन ये था कि जो फ्रेंच भाषा थी वो खुद में बहुत पावरफुल थी, खुद में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। यूरोप में कई जगहों पर जो एलीट क्लास थी वो हमेशा फ्रेंच भाषा का ही इस्तेमाल करती थी, इसीलिए फ्रेंच भाषा को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल माना जाता था हमेशा से ही। उसके बाद जब बेल्जियम में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले वलून रीजन में आया, उस रीजन में आया जहां पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, जिसके वजह से वो रीजन सबसे पहले ग्रो किया। वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई, जिसके वजह से वहां के जो लोग थे उनके पास ज्यादा मौके आए, और इसीलिए वो ज्यादा रिच हुए, ज्यादा पावरफुल बने। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पावर दोनों ही उनके पास आई, और इस बात को हमेशा से ही डच भाषा बोलने वाले लोग रिजेंट करते थे, नापसंद करते थे। उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि जिस देश में उनकी मेजॉरिटी है वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और वो इतने ज्यादा रिच एंड पावरफुल हैं। इसीलिए झगड़े हमेशा से ही इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में रहते थे। लेकिन ये टेंशंस, ये तनाव, ये झगड़े अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं 1950s में और 1960s में। लेकिन ऐसा क्या होता है जिसके वजह से 1950s एंड 1960s में ये टेंशंस अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं? 1950s में सबसे पहले तो धीरे धीरे जो भी इंडस्ट्रीज वलून रीजन में सेटअप हुई थी, अब वो शिफ्ट होने लगती हैं फ्लेमिश रीजन में, जिसके वजह से अब सारे बिजनेसेस, सारी इंडस्ट्रीज फ्लेमिश रीजन में जाने लग जाती हैं, और फ्लेमिश रीजन बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाता है, जिसके वजह से अब वहां के लोगों के पास इकोनॉमिक पावर आ जाती है। साथ ही साथ ये समय वो समय था जब बेल्जियम में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो रही थी,
जिसके वजह से वहां पर रिप्रेजेंटेशन अब मेजॉरिटी के आधार पर दिया जा रहा था। तो पॉलिटिकल पावर भी डच कम्युनिटी के पास जा रही थी क्योंकि वो देश में मेजॉरिटी में थे, तो उनके पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ चुका था। और अब इस बात से फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को तकलीफ थी। इसी रीजन के वजह से 1950s में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग काफी ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं डच भाषा बोलने वाले लोगों के, क्योंकि उनको अब डर लगने लगता है कि कहीं पॉलिटिकल पावर और मेजॉरिटी का यूज करके डच भाषा बोलने वाले लोग उनको डोमिनेट ना करने लगे और कहीं वो अपने इन्फ्लुएंस को लूज ना कर दे। इसीलिए इस पीरियड में टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में। और ये टेंशन सबसे ज्यादा अक्यूट होती है, सबसे ज्यादा सीरियस होती है ब्रसेल्स में। क्यों? क्योंकि ब्रसेल्स की तो एक स्पेशल प्रॉब्लम थी, यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे। तो अब जो रीजन फ्लेमिश का था, मतलब जहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे, वहां पर ही लोकेटेड था ये ब्रसेल्स का रीजन। तो अब डच भाषा बोलने वाले लोगों को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं भाषा का इस्तेमाल करके जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अपना इन्फ्लुएंस फ्लेमिश रीजन में स्प्रेड ना कर दें। और इसी डर के वजह से अब डच भाषा बोलने वाले लोग कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ डिमांड्स आगे रखते हैं प्रोटेक्शन की। और सिमिलरली फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग भी डर के वजह से कुछ डिमांड्स रखते हैं अपने तरफ से, जिसके वजह से काफी ज्यादा झगड़े शुरू हो जाते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में, बेल्जियम में, स्पेशली ब्रसेल्स के अंदर। और एक डिमांड काफी ज्यादा सामने आने लगती है और वो डिमांड होती है डिवीजन की, मतलब कि बंटवारे की। और ये डिमांड सबसे ज्यादा डेंजरस होती है बेल्जियम के लिए, स्पेशली ब्रसेल्स के लिए, क्योंकि अगर ब्रसेल्स का बंटवारा हो जाता तो ब्रसेल्स कहाँ जाता? फ्लेमिश रीजन में या फिर वलून रीजन में। इसी वजह से यहाँ की सिचुएशन जो थी वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी और इसी को हम कहते हैं एथनिक टेंशंस इन बेल्जियम। अब इससे पहले हम ये समझें कि आखिर किस तरीके से बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, लीडर्स ने इस सिचुएशन के साथ डील किया। पहले आपके चैप्टर में यहाँ पर श्रीलंका के केस स्टडी के बारे में दिया गया है, तो इसीलिए पहले अब हम श्रीलंका के केस स्टडी को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम वापस आकर बेल्जियम के अकोमोडेशन के बारे में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझ लेते हैं हमारे अगले टॉपिक को, जो है इंट्रोडक्शन टू श्रीलंका। ये टॉपिक जैसे मैंने आप सभी को बताया आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। अब आइलैंड का मतलब क्या होता है? आइलैंड का मतलब होता है एक ऐसा लैंड मास जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। अब आप सोचेंगे कि मैम लैंड मास का मतलब क्या होता है? लैंड मास का मतलब होता है एक ऐसा लैंड, एक ऐसा एरिया जो कि पानी से कहीं से भी बटा हुआ ना हो, मतलब पानी से वो डिवाइडेड ना हो एरिया, उसी को हम लैंड मास कहते हैं। तो श्रीलंका एक ऐसा लैंड मास है जो कि चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है, इसीलिए हम श्रीलंका को कहते हैं आइलैंड नेशन। अगर हम श्रीलंका की लोकेशन की बात करें तो श्रीलंका इंडियन ओशन के बीच में स्थित है, इसीलिए इसे एक आइलैंड बोला जाता है। अब बात करते हैं श्रीलंका के नेबरिंग कंट्रीज की। तो श्रीलंका के नेबरर्स कौन है? श्रीलंका के पड़ोस में है इंडिया, यानी कि हमारा देश। हमारे देश की एक सदर्न स्टेट है तमिलनाडु, जिसका जो सदर्न कोस्ट है उस कोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर ही लोकेटेड है श्रीलंका। अब आप सोचेंगे कि मैम कोस्ट का मतलब क्या होता है? कोस्ट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो कि समुंदर के किनारे हो या फिर समुंदर से जुड़ा हुआ हो, उसी को हम कोस्ट कहते हैं। तो तमिलनाडु जो हमारे देश की एक सदर्न स्टेट है, उसके सदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर ही श्रीलंका लोकेटेड है। अब बात करते हैं श्रीलंका की पॉपुलेशन की। तो श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है और अगर हम इसे कंपेयर करें हरियाणा के साथ तो यहाँ की आबादी हरियाणा जितनी ही है, मतलब सेम आबादी है श्रीलंका और हरियाणा की। तो यहाँ पर हमने श्रीलंका के बारे में भी समझ लिया है कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, कहाँ पर वो लोकेटेड है और उसकी पॉपुलेशन क्या है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन को समझ लेते हैं। अगर हम बात करें श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन की, तो श्रीलंका में कई सारे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, भाषा के आधार पर भी और रिलीजन के आधार पर भी। सबसे पहले बात करते हैं भाषा के आधार पर कौन कौन से ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप है वो है सिन्हालीज का, जो कि सिन्हाला भाषा बोलते हैं। इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 74%, और ये लोकेटेड है श्रीलंका के इस पूरे रीजन में जो कि येलो से हाईलाइटेड है। तो 74% पॉपुलेशन है सिन्हालीज की, जो कि सिन्हाला भाषा बोलते हैं श्रीलंका में। उसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा एथनिक ग्रुप तमिल्स का। अब तमिल्स की वैसे तो टोटल पॉपुलेशन 18% है श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका में तमिल्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहले श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वो हैं जो कि हमेशा से ही श्रीलंका में रहते आए हैं, और इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके फोर फादर्स इंडिया से श्रीलंका गए थे काम के पर्पसेस से, जिसके बाद वो वहीं पर सेटल हो गए। उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है। अगर इंडिविजुअली इनकी पॉपुलेशन की बात करी जाए तो श्रीलंकन तमिल्स की यहाँ पर पॉपुलेशन है 13%, और ये लोकेटेड है श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न हिस्से में, जो कि यहाँ पर ऑरेंज से हाईलाइटेड है। और अगर हम बात करें इंडियन तमिल्स की, तो इंडियन तमिल्स यहाँ पर सिर्फ 5% है, और वो रहते हैं इस रीजन में जो कि यहाँ पर रेड से हाईलाइटेड है। तो एक तरीके से देखा जाए तो श्रीलंका में दो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, पहला सिन्हालीज का और दूसरा तमिल्स का। एक सिन्हाला भाषा बोलते हैं और दूसरे तमिल भाषा का उपयोग करते हैं, और यही दो मेजर ग्रुप्स हैं यहाँ के, जिसमें से मेजॉरिटी किसकी है? सिन्हालीज की यहाँ पर मेजॉरिटी है। तो ये तो बात हो गई लैंग्वेज के आधार पर एथनिक ग्रुप्स की। अब बात करते हैं रिलीजन की, जिसके बारे में आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। अगर हम रिलीजन की बात करें तो श्रीलंका में 4 डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। सबसे पहले बात करते हैं बुद्धिज्म की, क्योंकि वो यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का रिलीजन है। क्यों? क्योंकि सिन्हालीज मोस्टली यहाँ पर बुद्धिस्ट है और वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिंदुइज्म और इस्लाम की, तो जो तमिल्स हैं वो हिंदूज हैं या फिर वो मुस्लिम्स हैं। और उसके बाद 7% यहाँ पर लोग हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जो तमिल भी हैं और सिन्हाला भी हैं। तो 4 डिफरेंट रिलीजन्स को यहाँ पर फॉलो किया जाता है, और इन चारों में से एक तरीके से अगर हम देखें तो बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा ऊपर का दर्जा दिया जाता था, क्योंकि सिन्हालीज इस रिलीजन को फॉलो करते थे और ये मेजॉरिटी का रिलीजन था। ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ के श्रीलंका के डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बारे में समझ लिया है, एथनिक कॉम्पोजिशन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसी के साथ हमारा एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अगले टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कैसे मेजॉरिटेरियनिज्म के वजह से श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई। लेकिन इससे पहले हम इसके बारे में समझे, पहले आप सभी का मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब आपके चैप्टर में ग्लॉसरी के थ्रू यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब समझ लेते हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म या फिर बहुसंख्यावाद एक ऐसे बिलीफ को कहा जाता है जिसमें ये माना जाता है कि एक देश के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी का ही रूल होना चाहिए, मतलब कि मेजॉरिटी का रूल होना चाहिए। मेजॉरिटी जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रूल कर सकती है, डिसीजंस ले सकती है एक देश के अंदर, भले ही उनके डिसीजंस के वजह से, फैसलों के वजह से माइनॉरिटी की विशेस, उनकी इच्छाएं, उनकी जरूरतें डिसरिगार्ड हो जाएं, इग्नोर हो जाएं। तो ऐसे ही एक बिलीफ को बोला जाता है मेजॉरिटेरियनिज्म, और यही बिलीफ डेवलप हो गया था श्रीलंका में, जिसके वजह से वहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई। अब आई होप आप सभी को मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और समझने के लिए इस टॉपिक को। 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी, और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सिन्हाला लीडर्स ने, मतलब कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लीडर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि अब हमें
पॉलिटिकल डोमिनेंस को हासिल करना होगा। हमें डोमिनेट करना होगा पॉलिटिक्स को श्रीलंका की, और हमारी कम्युनिटी को हमें सबसे ऊपर लेकर आना होगा और डोमिनेट करना होगा बाकी की कम्युनिटीज को। तो यहाँ पर वो कोशिश करते हैं पॉलिटिकल पावर गेन करने की अपनी मेजॉरिटी की मदद से। अब उस समय श्रीलंका डेमोक्रेसी बन गया था, इसीलिए वहां पर इलेक्शंस हुआ करते थे। तो पहले तो सिन्हाला लीडर्स की सरकार नहीं बन पाती है, लेकिन 1956 में सिन्हाला लीडर्स अपनी सरकार बना लेते हैं मेजॉरिटी की मदद से, क्योंकि उनकी कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा थे देश में, इसीलिए मेजॉरिटी की मदद से वो सरकार बना लेते हैं। अब सरकार बनाने के बाद वो यहाँ पर मेजॉरिटेरियन मेजर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, और यहीं से शुरुआत हो जाती है टेंशन्स की इन श्रीलंका। तो यहाँ पर सरकार क्या करती है सिन्हाला लीडर्स की, वो मेजॉरिटेरियन मेजर्स को ले लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। अब ये कौन से मेजॉरिटेरियन मेजर्स होते हैं, चलिए एक एक करके ये समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है, सिन्हाला ओनली एक्ट, जिसके अंतर्गत सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है श्रीलंका का, जिससे तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उसके बाद गवर्नमेंट कई सारे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो करती है एजुकेशन में और जॉब्स में। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सरकार प्रेफरेंस देती है, फेवर करती है सिन्हाला कैंडिडेट्स को एजुकेशन में और जॉब अपॉर्चुनिटीज में, जिसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को। और उसके बाद थर्ड मेजर यहाँ पे सरकार क्या लेती है, वो नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन डाल देती है कि अब स्टेट को, सरकार को प्रोटेक्ट करना होगा और प्रमोट करना होगा, मतलब फॉस्टर करना होगा बुद्धिज्म को, जो कि सिन्हालास का ही ज्यादातर रिलीजन था। तो यहाँ पर रिलीजन को भी दर्जा दे दिया गया था सबसे ऊपर का, जिसके वजह से कई सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे और यहीं से प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि अब तमिल्स को ये लग रहा था कि पहले तो हमारे कल्चर पर अटैक किया गया, हमारी भाषा को इग्नोर किया गया, उसके बाद हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, भेदभाव किया गया एजुकेशन में और जॉब्स में, और अब तो हमारे रिलीजन पर अटैक किया जा रहा है क्योंकि बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। और इन्हीं मेजर्स के वजह से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है श्रीलंका में। आपके एग्जाम में मेजॉरिटेरियन मेजर्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए ये तीनों ही मेजर्स आप अच्छे से याद करिएगा अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि कौन कौन से मेजर्स लिए थे श्रीलंका में सरकार ने, जिनके वजह से टेंशन्स की, कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अब समझ लेते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका के ही बारे में, जिसके बारे में आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जब तमिल्स को ये फील हुआ कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो उन्हें बहुत ज्यादा निराशा महसूस हुई। वो बहुत ज्यादा अपने आप को एलियनेटेड फील करने लगे। एलियनेशन का मतलब क्या होता है, पराया। तमिल्स को यहाँ पर महसूस हुआ, स्पेशली जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उनको ऐसा फील हुआ कि उनके खुद के देश में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, एक पराये व्यक्ति के तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा एलियनेटेड फील करने लग जाते हैं और उनको ये लगता है कि उनके पॉलिटिकल राइट्स को, मतलब कि राजनीतिक अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है सरकार द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। साथ ही साथ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है जॉब्स में और अपॉर्चुनिटीज में, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और निराश भी हो जाते हैं। और इन्हीं रीजंस के वजह से फिर श्रीलंकन तमिल्स क्या करते हैं, वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च कर देते हैं और स्ट्रगल्स को लॉन्च कर देते हैं सरकार के अगेंस्ट। और फिर वो सरकार के सामने इनिशियली 3 डिमांड्स आगे रखते हैं। कौन कौन सी डिमांड्स? सबसे पहले यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं कि हमारी तमिल भाषा को भी पहचाना जाए,
रिकॉग्नाइज किया जाए एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तरह, जिस तरीके से सिन्हाला भाषा को किया गया। तो सबसे पहली डिमांड यहाँ पे तमिल्स की क्या होती है कि तमिल भाषा को रिकॉग्नाइज किया जाए। दूसरी डिमांड उनकी ये होती है कि तमिल प्रोविंसेस में रीजनल ऑटोनॉमी दे दी जाए। अब तमिल प्रोविंसेस कौन से थे? मैंने अभी आप सभी को एथनिक कॉम्पोजिशन में ये समझाया था कि कैसे श्रीलंका का जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरिया था वहां पर श्रीलंकन तमिल्स रहते थे। तो यहाँ पे तमिल्स कहते हैं कि वो जो मेजॉरिटी प्रोविंसेस है तमिल्स के, उस रीजन में उनको रीजनल ऑटोनॉमी दे दी जाए, मतलब कि उन्हें आजादी दे दी जाए कि वो अपने आप को गवर्न कर सके और अपने रीजन के अंदर के फैसले वो खुद ले सके। तो यहाँ पर वो पॉलिटिकल पावर की डिमांड करते हैं। थर्ड डिमांड वो यहाँ पर क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी हो, मतलब कि समान अपॉर्चुनिटी दी जाए जॉब्स में और एजुकेशन में सिन्हालास और तमिल्स को भी। तो यहाँ पे वो इक्वालिटी की डिमांड करते हैं ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये तीनों डिमांड्स यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स सबसे पहले रखते हैं सरकार के सामने, लेकिन सरकार इन डिमांड्स को नहीं मानती है, जिनके वजह से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट की शुरुआत हो जाती है, झगड़ों की शुरुआत हो जाती है श्रीलंका में। और 1980s तक कई सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस श्रीलंका में इमर्ज हो जाती हैं, राइज हो जाती हैं सरकार के अगेंस्ट, सिन्हाला कम्युनिटी के अगेंस्ट, जिसके वजह से झगड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर इसके बाद एक अगली डिमांड आती है श्रीलंकन तमिल्स के तरफ से सरकार के लिए, और वो डिमांड होती है इंडिपेंडेंट तमिल ईलम की। ईलम का मतलब क्या होता है? स्टेट। तो यहाँ पर क्योंकि सरकार ने पहली तीन डिमांड्स नहीं मानी होती, इसीलिए अब ये ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड करती हैं कि हमारे लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट तमिल ईलम बना दिया जाए, हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट को बना दिया जाए नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका में, जहां पर हम खुद से रूल करेंगे, अपने डिसीजन खुद से लेंगे। और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, सरकार ने, मतलब कि सिन्हाला लीडर्स ने इस डिमांड को भी मानने से इनकार कर दिया। और इसी के बाद पहले तो सरकार और श्रीलंकन तमिल्स के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, और उसके बाद दोनों कम्युनिटीज के बीच में काफी ज्यादा झगड़े हुए, और वो झगड़े इतने ज्यादा इंटेंस हो गए कि श्रीलंका में 1983 में सिविल वॉर इरप्ट हो गई। अब यहाँ पे सिविल वॉर का मीनिंग क्या होता है? आपके चैप्टर में ग्लॉसरी में इसका मीनिंग दिया गया है, तो चलिए सिविल वॉर का पहले मतलब समझ लेते हैं। सिविल वॉर एक वायलेंट, मतलब कि एक हिंसक झगड़ा होता है जो एक देश के अंदर ही दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में हो जाता है, और ये झगड़ा इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है, इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि ऐसा लगने लगता है कि ये एक वॉर है, ये एक जंग है। तो यहाँ पर दो देशों के बीच में जंग नहीं होती है, एक देश के अंदर ही लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं वॉर के तरह, उसी को कहा जाता है सिविल वॉर। तो श्रीलंका में 1983 में ऐसा ही कुछ होता है, एक सिविल वॉर छिड़ जाती है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से, और ये वॉर 2 या 5 साल तक नहीं, पूरे 26 सालों तक चलती रहती है। तो 2009 में जाकर ये सिविल वॉर श्रीलंका में खत्म होती है, और इस सिविल वॉर के वजह से श्रीलंका को और श्रीलंका के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। कई सारे लोगों के इस वॉर में जान चली गई, कई सारे लोगों के घर जल गए, कई सारे लोगों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, और साथ ही साथ श्रीलंका की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा खराब हो गई सिविल वॉर के वजह से। तो यहाँ पर हमने श्रीलंका के केस स्टडी को कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए वापस चलते हैं बेल्जियम के केस में, और अब समझ लेते हैं कि कैसे वहां पर इन टेंशंस के साथ डील किया गया। तो हमारा अगला टॉपिक है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1950s में और 1960s में बेल्जियम में एथनिक टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी के बीच में। तो जब वहाँ के लीडर्स देखते हैं कि कैसे उनके देश में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, टेंशंस बढ़ती जा रही हैं,
तो वहां पे वो डिसाइड करते हैं कि हमें लोगों को अकोमोडेट करना होगा, हमें डाइवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करना होगा, पहचानना होगा और फिर उन्हें साथ में लाना होगा, मिलाना होगा ताकि हमारा देश यूनाइटेड रहे। इसीलिए यहाँ पे बेल्जियम के लीडर्स 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, बदलते हैं बिटवीन 1970 एंड 1993। तो 1970 एंड 1993 के बीच में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बेल्जियम में अमेंड किया जाता है, जिसके बाद बेल्जियम को मिलता है एक नया मॉडल जिसे हम कहते हैं दी बेल्जियन मॉडल। क्या कहते हैं? दी बेल्जियन मॉडल। और इस मॉडल को क्रिएट किया गया पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए, ताकि लोग शांतिपूर्वक तरीके से कोएग्जिस्ट कर पाएं, साथ में मिलकर रह पाएं। इसीलिए यहाँ पे इस मॉडल को क्रिएट किया गया। आपके एग्जाम में इस मॉडल से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि कैसे बेल्जियम में अकोमोडेशन किया गया या फिर क्या क्या फीचर्स थे बेल्जियन मॉडल के। तो चलिए अब समझ लेते हैं बेल्जियन मॉडल के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? जो पूरे बेल्जियम के लिए एक गवर्नमेंट थी सेंट्रल लेवल पर, उस गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स को, ताकि कोई भी अपनी मेजॉरिटी का फायदा ना उठा सके। साथ ही साथ एक ऐसा भी कानून दिया गया जिसमें यह कहा गया कि अगर आपको कोई स्पेशल लॉ पास करना है तो उसके लिए सभी कम्युनिटीज की आपको मेजॉरिटी की जरूरत होगी। तो इस तरीके से डोमिनेशन को अवॉइड करने के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन और ऐसे लॉज बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद दूसरा चेंज यहाँ पे क्या था? कई सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से ले ली गई और स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में दे दी गई। तो यहाँ पर कई सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को अब दे दी गई थी। अब ये स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं थी टू द सेंटर। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे नहीं थी। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता था। इनके पास अब खुद की पावर्स थी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अब ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट थी? बेल्जियम के जो 2 रीजन थे, फ्लेमिश रीजन एंड वलून रीजन, उन दोनों रीजन्स की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको यहाँ पर पावर दी गई। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैम ये तो सिर्फ 2 रीजन है बेल्जियम के, तीसरे रीजन का क्या? तो जो थर्ड रीजन था बेल्जियम का, मतलब कि कैपिटल रीजन ब्रसेल्स, उसके लिए भी एक सेपरेट गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया और उस सेपरेट गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स को, ताकि इक्वालिटी बनी रहे और सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। इसके बाद फोर्थ चेंज यहाँ पे क्या लाया गया या क्या फोर्थ फीचर था इस मॉडल का? एक थर्ड गवर्नमेंट को बनाया गया जिसका नाम है द कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर समझ लिया है कि ये 4 फीचर्स थे बेल्जियन मॉडल के, या फिर ये 4 चेंजेस थे जो कि बेल्जियम में लाए गए अकोमोडेट करने के लिए डाइवर्सिटीज को और सभी लोगों को साथ में लाने के लिए, यूनिटी को बरकरार रखने के लिए बेल्जियम के अंदर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझ लेते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में, जिसके बारे में आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक थर्ड गवर्नमेंट थी जो बेल्जियम में बनाई गई थी डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए। कौन कौन सी कम्युनिटीज के लिए? जो भाषा के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स थे बेल्जियम में, उनके लिए, मतलब फ्रेंच, डच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया गया। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट्स थी, इनमें कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कैसे चुने जाते थे ये रिप्रेजेंटेटिव्स? तो हर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उसी कम्युनिटी के लोग उन मेंबर्स के लिए वोट करते थे, उनको चुनते थे, इलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो फ्रेंच कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, उनके लिए फ्रेंच लोग ही वोट करते थे और फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव ही उनके लिए चुने जाते थे।
तो इस प्रकार से कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया और इनको 3 पावर्स दी गई। कौन कौन सी पावर्स? सबसे पहले कल्चरल, उसके बाद एजुकेशनल और थर्ड लैंग्वेज रिलेटेड। तो यहाँ पर इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो अपने कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी कल्चरल, एजुकेशनल या फिर लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैं उस पे खुद फैसले ले सकते हैं। सेंटर या स्टेट यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो एक तरीके से सभी ग्रुप्स को यहाँ पे पावर दे दी गई कि वो अपने आप को खुद से गवर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कम्युनिटी गवर्नमेंट एक थर्ड गवर्नमेंट बनाई गई पावर को शेयर करने के लिए बेल्जियम में, जिसकी मदद से अकोमोडेशन किया गया डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स का। अब ये सभी जो अरेंजमेंट्स बेल्जियम में करी गई, इन सभी अरेंजमेंट्स के वजह से बेल्जियम में सिविक स्ट्राइफ मतलब कि आम जनता के बीच में जो झगड़ा हो सकता था, जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, वो अवॉइड किया गया। साथ ही साथ जो पॉसिबल डिवीजन था देश का, उसे भी अवॉइड किया गया। तो यहाँ पर पावर को शेयर करने के वजह से कई सारी बुरी बातों को अवॉइड किया गया, प्रिवेंट किया गया। इसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके चैप्टर में इस पिक्चर की मदद से दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 डिफरेंट स्ट्रीट एड्रेसेस हैं और दोनों ही एड्रेसेस में डच एंड साथ ही साथ फ्रेंच भाषा का उपयोग किया गया है अकोमोडेट करने के लिए दोनों ही कम्युनिटीज के लोगों को। तो यही दिखाता है कि कैसे सभी लोगों को इंक्लूड किया गया, अकोमोडेट किया गया बेल्जियम में। यहाँ पर आपके चैप्टर में एक और इमेज दी गई है यूरोपियन पार्लियामेंट की। यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रसेल्स में लोकेटेड है, ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर्स है और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसी के साथ हमने बेल्जियम के केस स्टडी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही केस स्टडीज को पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं और एक बार दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका को, जिसके बारे में आपके चैप्टर में यहाँ पे दिया गया है। बेल्जियम एंड श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेसीज थी जैसा कि हमने पढ़ा है, लेकिन दोनों ही देशों में अलग तरीके से पावर को शेयर किया गया। काफी अलग अप्रोच अपनाई दोनों ही देशों की सरकारों ने पावर शेयरिंग के तरफ। अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में लीडर्स ने ये रियलाइज किया कि यूनिटी के लिए, एकता के लिए हमें लोगों को अकोमोडेट करना होगा। हमें सभी रिलीजन के लोगों को, सभी एथनिक ग्रुप्स के लोगों को इज्जत देनी होगी, उनको रिकॉग्नाइज करना होगा, उनके साथ पावर को शेयर करना होगा। तभी हम यूनिटी को बनाए रख सकते हैं अपने देश के अंदर। इसीलिए उन्होंने एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को बनाया। मतलब ऐसे अरेंजमेंट्स को उन्होंने क्रिएट किया जो कि सभी लोगों ने म्यूचुअली एक्सेप्ट किया, जिसको सभी ने अपनाया और इसीलिए बेल्जियम में पीस बनी रही, यूनिटी बनी रही और अकोमोडेशन हो पाया। वहीं पर अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका का केस कंप्लीटली उल्टा था, कॉन्ट्रास्टिंग था, क्योंकि श्रीलंका में मेजॉरिटी चाहती थी कि वो डोमिनेट करे सबको और उनके ही हाथ में सब पावर हो। इसीलिए उन्होंने पावर को शेयर करने से मना कर दिया, जिसके वजह से उनके देश की जो यूनिटी थी वो डेंजर में आई और श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई। तो यहाँ पर हमें यही समझ में आता है कि पावर को शेयर करने से बेल्जियम का फायदा हुआ और पावर शेयर ना करने के वजह से श्रीलंका का नुकसान हुआ। इसी के साथ हमने दोनों ही केस स्टडीज को अब कंपेयर भी कर लिया है और हमारा ये टॉपिक भी यहीं पर खत्म होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर के अगले टॉपिक को, जिसका नाम है Why Power Sharing is Desirable। मतलब कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग क्यों आकर्षक है। आपके चैप्टर में 2 रीजंस दिए गए हैं जिनके थ्रू ये समझाया गया है कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। ये 2 रीजंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजंस और उसके बाद मॉरल रीजंस। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझ लेते हैं और शुरुआत करते हैं प्रूडेंशियल रीजंस के साथ। सबसे पहले यहाँ पे प्रूडेंशियल का मतलब समझ लेते हैं ग्लॉसरी की मदद से। प्रूडेंशियल वो फैसले होते हैं, वो डिसीजंस होते हैं जो कि प्रूडेंस पर बेस्ड होते हैं। प्रूडेंस मतलब कि वो फैसले जो कि सोच समझकर लॉजिकली लिए जाते हैं। तो या तो ये फैसले प्रूडेंस पर बेस्ड होते हैं या फिर ये गेन्स और लॉसेस के केयरफुल कैलकुलेशन के बाद लिए जाते हैं।
मतलब कि फायदा और नुकसान देखने के बाद लिए जाते हैं। तो प्रूडेंशियल वो डिसीजंस होते हैं जो कि सोच समझकर लॉजिकली फायदा और नुकसान देखने के बाद लिए जाते हैं। ठीक है, आमतौर पर प्रूडेंशियल डिसीजंस अलग होते हैं उन डिसीजंस से जो कि मॉरल कंसिडरेशंस पर बेस्ड होते हैं। मतलब कि जो प्रूडेंशियल डिसीजंस होते हैं वो मॉरल डिसीजन से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मॉरल डिसीजंस मॉरल कंसिडरेशंस पर बेस्ड होते हैं, नैतिकता पर बेस्ड होते हैं, सही और गलत पर बेस्ड होते हैं। वहीं पर प्रूडेंशियल डिसीजंस फायदा और नुकसान पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अब आई होप आप सभी को प्रूडेंशियल का मतलब समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ मॉरल का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके प्रूडेंशियल रीजंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन क्या है? यहाँ पे ये लिखा है कि पावर अगर हम शेयर करेंगे तो उससे सोसाइटी में बेटर नतीजे आएंगे, बेटर आउटकम्स आएंगे, इसीलिए पावर को शेयर करना डिजायरेबल है। तो यहाँ पे एक फायदा देखा गया है पावर शेयरिंग का कि अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो उससे बेटर आउटकम्स आएंगे सोसाइटी में, इसीलिए हमें पावर शेयर करना चाहिए। और ये है सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन जो कहता है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल होता है। दूसरा प्रूडेंशियल रीजन कहता है कि पावर शेयर करने से सामाजिक वर्गों के बीच में झगड़ों को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने बेल्जियम में देखा कि जब पावर को ग्रुप्स के साथ शेयर किया गया तो वहां पे झगड़े रिड्यूस हो गए। और यही दूसरा प्रूडेंशियल रीजन है पावर शेयरिंग का। थर्ड प्रूडेंशियल रीजन क्या है कि अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो हम सोसाइटी में पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल रख पाएंगे, स्थिर रख पाएंगे। अगर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो पॉलिटिकल ऑर्डर भी स्टेबल नहीं रह पाएगा, सरकार भी नहीं चल पाएगी। इसीलिए हमें पावर को हमेशा शेयर करना चाहिए ताकि बैलेंस भी बना रहे, संतुलन भी बना रहे पावर का। इसके बाद प्रूडेंशियल रीजन का कहना है कि पावर को शेयर करने से हम मेजॉरिटी की टायरनी को, मतलब कि मेजॉरिटी के अत्याचार को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इक्वली सबके बीच में पावर को शेयर करेंगे तो कोई भी एक कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पाएगी। इसीलिए टायरनी को प्रिवेंट करने के लिए भी पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग जरूरी है। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके चैप्टर में यहाँ पर दी गई है। ये स्टेटमेंट कई बार डायरेक्टली आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है that tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well। मतलब कि जो अत्याचार मेजॉरिटी करती है वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ऑप्रेसिव नहीं होता है, मेजॉरिटी के लिए भी वो विनाश लेकर आता है। ऑप्रेसिव का मतलब क्या होता है? ऑप्रेसिव का मतलब होता है दबाना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब मेजॉरिटी अत्याचार करती है माइनॉरिटी के ऊपर, माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करती है, तो उससे सिर्फ माइनॉरिटी का नुकसान नहीं होता, उससे मेजॉरिटी का भी नुकसान होता है। विनाश मतलब रूइन मेजॉरिटी का भी होता है। अब इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा श्रीलंका ही है। हमने पढ़ा है कि किस तरीके से श्रीलंका में मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को ऑप्रेस किया, उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई। और सिविल वॉर का नुकसान सिर्फ माइनॉरिटी को तो नहीं हुआ, मेजॉरिटी को भी हुआ। मेजॉरिटी के लोगों की भी जान गई, उनके भी घर जले। तो यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ साथ मेजॉरिटी को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा टायरनी के वजह से। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जब मेजॉरिटी अत्याचार करती है तो उसका नुकसान सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं होता है, मेजॉरिटी को भी होता है। तो अगर अब आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जाती है तो वहां पर आप श्रीलंका के एग्जाम्पल की मदद से ही इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रूडेंशियल रीजंस को अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मॉरल रीजंस को समझ लेते हैं। मॉरल का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। मॉरल का मतलब होता है नैतिकता, वो फैसले जो कि सही और गलत के आधार पर लिए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके मॉरल रीजंस को समझ लेते हैं।
सबसे पहला मॉरल रीजन क्या कहता है कि पावर को शेयर करना इसीलिए डिजायरेबल है क्योंकि पावर शेयरिंग का जो एक्ट है, जो कार्य है, वो खुद में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, खुद में बहुत ज्यादा वो कीमती है और इसीलिए हमें पावर को शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहना है कि पावर शेयर करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये बात की बात है। सबसे पहले जरूरी ये है कि हम पावर को शेयर करें लोगों के साथ क्योंकि वो मॉरली करेक्ट है, वो सही है। इसीलिए हमें पावर शेयर करना चाहिए और इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग का जो कार्य है वो खुद में काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरा मॉरल रीजन क्या है कि पावर शेयरिंग स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है, जो सोल है, जो आत्मा है डेमोक्रेसी की, उसको रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है पावर शेयरिंग का आइडिया। डेमोक्रेसी का आइडिया क्या कहता है कि लोगों से ही पावर आती है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के पास ही पावर होनी चाहिए, करेक्ट? तो उसके लिए हमें लोगों के साथ पावर को शेयर भी तो करना होगा। इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि जब हम पावर को शेयर करते हैं तो हम डेमोक्रेसी के ही स्पिरिट को दर्शाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। थर्ड मॉरल रीजन यहाँ पे क्या है कि पावर शेयर करने से हम उन लोगों के साथ पावर को शेयर करते हैं जिनको उस पावर से फर्क पड़ता है, जिनको उस पावर की एक्सरसाइज से अफेक्ट होता है, उन तक भी हम पावर को पहुंचाते हैं। इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। इसके बाद अगला मॉरल रीजन कहता है कि पावर शेयर करने के वजह से हम लोगों के जो राइट हैं टू बी कंसल्टेड, उसको पूरा करते हैं। राइट टू बी कंसल्टेड का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास ये अधिकार है कि उन्हें कंसल्ट किया जाए, उनसे फीडबैक मांगा जाए, उनसे पूछा जाए कि जो फैसले सरकार ले रही है वो फैसले सही है या नहीं, क्या आप उन फैसलों से अग्री करते हैं या फिर नहीं। उसी को कहते हैं कंसल्ट करना यहाँ पे। तो यहाँ ये कहना है कि जब हम पावर को शेयर करेंगे लोगों के साथ तभी तो वो फीडबैक दे पाएंगे, तभी तो उनसे आप कंसल्ट कर पाएंगे। इसीलिए पावर को शेयर करना जरूरी है। इसके बाद अगला रीजन क्या है कि जब हम पावर को शेयर करते हैं तो हम गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को बढ़ा देते हैं। लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? वैध। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को तब बढ़ाते हैं जब हम पावर को शेयर करते हैं लोगों के साथ, क्योंकि जब हम लोगों के साथ पावर को शेयर करते हैं तो हम लोगों को इनेबल करते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सके, वो शामिल हो सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और एक अच्छी सरकार, एक डेमोक्रेटिक सरकार वही सरकार होती है, एक वैध सरकार वही होती है जहां पर सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो, और उस पार्टिसिपेशन के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो यहाँ पर हमने मॉरल रीजंस को भी अच्छे से समझ लिया है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी यहीं पर खत्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के आखिरी टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इंट्रोडक्शन दिया गया है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का, और उसके बाद वन बाय वन हर एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को समझाया गया है। तो चलिए सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले के समय में पावर को शेयर नहीं किया जाता था कई सारे लोगों के साथ। पहले ये माना जाता था कि पावर कम लोगों के पास होनी चाहिए या फिर किसी एक ही व्यक्ति के पास होनी चाहिए। तो ये जो आइडिया था अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का, इसी के ऑपोजिशन में आइडिया आया था पावर शेयरिंग का। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का आइडिया कब इमर्ज हुआ था? ऑपोजिशन में टू अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। क्योंकि पहले ये माना जाता था, ये बिलीव किया जाता था कि पावर हमेशा किसी एक ही पर्सन के हाथ में होनी चाहिए या फिर एक छोटे से ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथ में ही होनी चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा हम पावर को शेयर करेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी काफी ज्यादा डिले होता रहेगा। इसीलिए पावर को ज्यादा शेयर नहीं किया जाता था। लेकिन जब डेमोक्रेसी का आइडिया इमर्ज हुआ तो उसके साथ साथ पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज हुआ, और धीरे धीरे ये जो नोशन था कि पावर शेयर नहीं करनी चाहिए कई सारे लोगों के साथ, ये नोशन बदला, ये आइडिया चेंज हुआ। अब कैसे पावर शेयरिंग का आइडिया डेमोक्रेसी के साथ इमर्ज हुआ ये समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ये कहता है
कि लोग ही सोर्स है पावर का, मतलब लोगों से ही पावर आती है गवर्नमेंट के लिए, लोगों से ही पावर आती है एक देश में, और इसीलिए जरूरी है कि हम लोगों तक पावर को पहले पहुंचाएं। इसीलिए यहाँ से पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज होता है। उसके बाद जो दूसरा आइडिया है, जो दूसरा प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, वो ये कहता है कि लोगों के पास ये पावर होनी चाहिए, ये अधिकार होना चाहिए डेमोक्रेसी में कि वो खुद को रूल कर सके, खुद को गवर्न कर सके, इंस्टीट्यूशंस के जरिए, गवर्नमेंट्स के जरिए, रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि लोगों तक पावर पहुंचे, इसीलिए यहाँ से पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज हुआ। इसके बाद आता है तीसरा प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का, जो कहता है कि हमें डाइवर्स ग्रुप के व्यूज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि हम पावर को शेयर करें डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, और इसीलिए इस प्रिंसिपल के वजह से भी पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज हुआ। अब यहाँ पर कोशिश ये करी जा रही थी डेमोक्रेसी में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पावर को पहुंचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जितने ज्यादा सिटीजन्स के पास पावर पहुंच पाए उतना ज्यादा अच्छा होगा, ये माना जा रहा था और ये कोशिश करी जा रही थी डेमोक्रेसी में। इसीलिए यहाँ पर पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज हुआ। डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट फॉर्म से पावर्स को शेयर किया गया, जिसे हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट तरीकों से पावर्स को शेयर किया गया डिफरेंट देशों के अंदर। तो अब हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझ लिया है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का। अब आपके चैप्टर में एक कार्टून भी इसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए इस कार्टून को भी समझ लेते हैं। ये कार्टून है 2005 का और इसका नाम है रेनिंग द रेन्स। रेनिंग का मतलब होता है टू कंट्रोल, ठीक है, और रेन्स का मतलब होता है लगाम। तो यहाँ पर इस कार्टून में क्या दर्शाया गया है, यहाँ पर आपको एक हॉर्स दिखेगा, एक घोड़ा दिखेगा जो काफी ज्यादा थका हुआ है, और उसके ऊपर लिखा है डेमोक्रेसी, मतलब ये घोड़ा डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। उसके पीछे बैठे हैं दो वर्ल्ड के लीडर्स, एक रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और दूसरे यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बुश, और इन दोनों ने लगाम पकड़ी हुई है घोड़े की, मतलब की डेमोक्रेसी की, और ये कह रहे हैं कि हमें ये लगाम जोर से पकड़ के रखनी है, खींच कर रखनी है। तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि 2005 में ये दोनों लीडर्स कोशिश कर रहे थे डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने की, लिमिट करने की, रिस्ट्रिक्ट करने की। ये कोशिश कर रहे थे कि ये ज्यादा पावर्स को शेयर ना करें, और डेमोक्रेसी को इसी तरीके से इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, और उसी बात को यहाँ पर दिखाया गया है इस कार्टून के जरिए। तो अब आई होप आपको ये कार्टून भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहला फॉर्म है पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, जब एक देश में पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में बांटा जाता है, शेयर किया जाता है, तो उसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसे हॉरिजॉन्टल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पावर को शेयर किया जाता है, साइडवेज मतलब कि राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे पावर को शेयर किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टली शेयर किया जा रहा है, इसीलिए इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। यहाँ पर ये तीनों ही ऑर्गन्स सेम लेवल पर होते हैं, कोई भी किसी से ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, तीनों सेम लेवल पर होते हैं, लेकिन फिर भी तीनों के पास डिफरेंट पावर्स होती हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये तीनों सेम लेवल पर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए ये आपस में ही एक दूसरे को चेक करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि दूसरा ऑर्गन अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, और ये मेंटेन करते हैं एक बैलेंस, एक संतुलन पावर का इसी तरीके से। और क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे को ही चेक करते हैं, पावर के बैलेंस को ये मेंटेन करते हैं, इसीलिए
इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये चेक करते हैं और साथ ही साथ बैलेंस करते हैं पावर को। ये एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा फॉर्म है पावर शेयरिंग का जिसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बोला जाता है। तो उसका जवाब है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये था सबसे पहला फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्म के तरफ, जिसका नाम है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? जब पावर को वर्टिकली शेयर किया जाता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के लेवल के बीच में, तो उसी को कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पे पावर को वर्टिकली शेयर किया जाता है, टॉप टू बॉटम शेयर किया जाता है। किसके बीच में? गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में। हर एक देश में दो लेवल्स होते हैं मिनिमम गवर्नमेंट के, एक होता है सेंट्रल लेवल, करेक्ट, और एक होता है स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है, जो पूरे देश के लिए फैसले लेती है। और उसके बाद स्टेट्स के लिए या फिर रीजन्स के लिए, प्रोविंसेस के लिए अलग गवर्नमेंट्स होती हैं, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर उसके बाद हर एक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। तो जब इनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है तो उसी को कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ पर हम लेवल्स के बीच में पावर को डिवाइड कर रहे हैं। और जब हम पावर को स्टेट गवर्नमेंट के आगे भी एक्सटेंड करते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स को भी जब हम पावर दे देते हैं, तो इसे हम कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो जब हम वर्टिकली ही नीचे के लेवल तक एक्सटेंड कर देते हैं पावर्स को, तो हम उसे कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा फॉर्म है जिसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। तो सही जवाब है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब जिन देशों में इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स में पावर को शेयर किया जाता है गवर्नमेंट्स के बीच में, उन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट की कौन सी पावर्स हैं। तो पावर्स को, फंक्शंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये था हमारा दूसरा फॉर्म पावर शेयरिंग का। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को, जिसका नाम है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और ये आपके चैप्टर में यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। इसके बारे में हमने बेल्जियम के एग्जाम्पल में ऑलरेडी समझ लिया है। जब हम पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो बन जाता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सोशल ग्रुप्स जैसे कि भाषा के आधार पर जो ग्रुप्स होते हैं, रिलीजन के आधार पर जो ग्रुप्स होते हैं, उन सभी के बीच में जब हम पावर्स को शेयर करते हैं तो वो फॉर्म बन जाता है पावर शेयरिंग का। अब क्यों जरूरी है सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करना? क्योंकि जब हम इनके बीच में पावर को शेयर करते हैं तो उसकी मदद से हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक फेयर शेयर दे देते हैं पावर में, मतलब कि एक उचित हिस्सा दे देते हैं पावर में, जिसकी मदद से माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है सरकार में, पॉलिटिकल पावर में। और इसीलिए पावर को ऐसे शेयर करना अच्छा होता है, जरूरी होता है। दूसरा फायदा क्या होता है पावर को यहाँ पर शेयर करने का? कि एक जगह मिल जाती है, एक स्पेस मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है सभी कम्युनिटीज को, सभी ग्रुप्स को सरकार में और प्रशासन में, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में। और यही फायदे होते हैं सोशल ग्रुप्स के साथ पावर को शेयर करने के, जिसकी मदद से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी देश में। अब कई सारे देश ऐसे होते हैं जैसे कि इंडिया, जहां पर सोशली वीकर सेक्शंस और महिलाओं को भी जगह दी जाती है पावर में, गवर्नमेंट में, सरकार में। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो कई सारे देशों में जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं, मतलब कि जो ऐसे ग्रुप हैं समाज के जो कि पिछड़े हैं, जो पीछे रह चुके हैं, या फिर जो महिलाएं हैं, उन सभी को भी कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली, मतलब कि संवैधानिक तरीके से और कानूनी तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, ताकि उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन मिले सरकार में, पावर में। तो इस तरीके से भी कई सारे देशों में ग्रुप्स के साथ पावर को शेयर किया जाता है। आपके चैप्टर में इसके दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो बेल्जियम का है, जहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था
और डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया गया। और दूसरा एग्जाम्पल है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया का, जिसके बारे में क्लास 9th में आप सभी ने पढ़ा है कि कैसे हमारे देश में कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिन्हें रिजर्व किया गया है चुनावों के लिए एससी और एसटी कास्ट के लिए। तो इस तरीके से जब हम पावर को डिफरेंट ग्रुप्स के साथ शेयर करते हैं ताकि उन तक पावर पहुंचे, रिप्रेजेंटेशन पहुंचे, उनको भी एक फेयर शेयर मिले पावर में, तो उसी को हम कहते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो इसी के साथ हमारा थर्ड फॉर्म पावर शेयरिंग का भी यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के तरफ, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इन तीनों का भी बहुत बड़ा रोल होता है पावर में। ये इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ कंट्रोल भी करते हैं पावर को। लेकिन कैसे? चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। पॉलिटिकल पार्टीज में दो तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। सबसे पहला तरीका होता है कंपटीशन, मतलब कि प्रतियोगिता, और दूसरा होता है कोएलिशन, मतलब कि गठबंधन सरकार। ये दोनों तरीके हैं जिनके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पावर को शेयर किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कंपटीशन की। अब जब इलेक्शंस होते हैं तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में खड़ी होती हैं, compete करती हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट आइडियाज को, डिफरेंट सेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है सोसाइटी के। अब एक इलेक्शन में मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी ए जीती, ठीक है। 5 साल बाद इलेक्शंस में ए पार्टी हार गई और पॉलिटिकल पार्टी बी जीत गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो पावर अभी तक ए के पास थी, अब वो पावर बी के पास चली गई। तो पावर यहाँ पर शेयर हो गई। कैसे? कंपटीशन की मदद से। तो सबसे पहला तरीका होता है कंपटीशन, जिसकी मदद से पावर शेयर होती है। दूसरा तरीका होता है कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब कि गठबंधन सरकार। जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ जाती हैं और सरकार बनाती हैं और पावर को शेयर करती हैं, तो उसी को हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। जब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीत पाती है तो वो किसी दूसरी पार्टी का सहारा लेती है। वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल जाती हैं और सरकार को फॉर्म कर लेती हैं। उसी को कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है और वहां पर भी पावर शेयर होती है पार्टीज के बीच में। अब कोएलिशन गवर्नमेंट का ही एक एग्जाम्पल आपके चैप्टर में इस इमेज के थ्रू दिया गया है। इस इमेज में दिखाया गया है जर्मन गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है? जर्मनी में दो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो काफी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो कि राइवल्स थी, ठीक है। उन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे, दोनों के व्यूज, ओपिनियंस, आइडियाज नहीं मिलते थे। लेकिन एक इलेक्शंस में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में से एक भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती है, जिसके बाद वो दोनों राइवल्स हाथ में ला लेते हैं और एक कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज दो स्टीयरिंग व्हील के तरह जर्मनी की इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं। कई सारे डिफरेंसेस उनके बीच में आते हैं, लेकिन फिर भी वो कोएलिशन गवर्नमेंट का पार्ट रहते हैं। और यही एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। अब आगे बढ़ते हैं और प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं? ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि किसी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, और जब ये ग्रुप्स प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो बन जाते हैं प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और जो मूवमेंट्स होते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं, ये भी काफी ज्यादा शेयर करते हैं पावर को। कैसे? इन्फ्लुएंस करके गवर्नमेंट के लीडर्स को, उन लीडर्स को जिनके हाथ में पावर्स होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स की। ये जो ग्रुप्स होते हैं या कई बार जो मूवमेंट्स भी होते हैं, जो लोग मूवमेंट्स को लीड कर रहे होते हैं, वो सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंटल कमिटीज में और इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? जब कोई पॉलिसी लेकर आती है तो फिर वो लोगों से रिकमेंडेशंस मांगती है, फीडबैक मांगती है। तो उस समय यही ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। और अगर इनको कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो ये मूवमेंट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को, उन पर दबाव डालते हैं कि वो पॉलिसी में चेंज लेकर आए। और इसी तरीके से वो पावर को शेयर करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं उन लोगों को जिनके पास पावर होती है। और यही होता है फोर्थ फॉर्म पावर शेयरिंग का।
तो इसी के साथ हमने चारों ही फॉर्म्स पावर शेयरिंग के यहीं पर समझ लिए हैं। इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए हैं एंड आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के कैप्सूल के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले कैप्सूल में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।